नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, माइंड क्लासेस सीखकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सल्तनत काल के दो प्रमुख वंशों के बारे में बात करेंगे। मैंने कहा था सल्तनत काल में आपको पांच प्रमुख वंश पढ़ने हैं। जैसे पहला कौन सा था? गुलाम। दूसरा खिलजी। तीसरा तुगलक, जो सबसे सर्वाधिक समय तक राज करके गए, सबसे ज्यादा समय तक राज करके गए, और पतन का भी मुख्य कारण वही है। कल हमने उस पर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे चौथे और पांचवें। ये बहुत छोटे छोटे हैं। चौथे में तो मुश्किल से कोई 5 लाइनें हैं। जैसे आपको मैं कहूं कि चौथा सबसे प्रमुख वंश कौन सा है? सैयद। और मैं कहूं पांचवा, तो आप कहोगे लोधी, जो सल्तनत काल का अंतिम वंश बताया गया है। तो चलो आज हम चर्चा करते हैं। हम लिखते हैं सैयद वंश। कौन सा वंश है? सैयद वंश। याद आया होगा, मैंने तुगलक वंश में एक लास्ट चीज बताई थी कि भारत पर आक्रमण हुआ था तैमूर लंग का। किसका आक्रमण हुआ था? तैमूर लंग का। अब तैमूर लंग ने हिंदुस्तान को जीता और हिंदुस्तान के साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया। अब कहते हैं उससे यहाँ की आबोहवा अच्छी नहीं लगी, किसी ना किसी रीजन वाइज वो वापस जाने को तैयार हुआ, और जाते जाते उसने अपना साम्राज्य अपने एक सेनापति जिसका नाम था खिजर खान, क्या नाम था? खिजर खान, इसे साम्राज्य दे दिया। किसको साम्राज्य दे दिया? खिजर खान को साम्राज्य दे दिया, जिनका टाइमिंग है 1414 से 1421। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इस वंश का संस्थापक कौन है? खिजर खान, इस वंश का संस्थापक। और ये किसका सेनापति है? तैमूर लंग का सेनापति है। किसका सेनापति है? तैमूर लंग का सेनापति है। और कहते हैं तैमूर लंग के सेनापति के तौर पर हिंदुस्तान में राज करके गया है। और कहते हैं इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध उपाधि है, जिनसे बार बार क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं कि इनकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे प्रसिद्ध उपाधि है रैयत-ए-आला। कौन सी प्रसिद्ध उपाधि है? रैयत-ए-आला। 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा 5 लाइनें आएंगी, टोटल में 5 लाइनों से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन, इस वंश का संस्थापक कौन है? खिजर खान। उसके बाद में किसका सेनापति है? तैमूर लंग का सेनापति है। और रैयत-ए-आला इनकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि रह चुकी है। रैयत-ए-आला इनकी सबसे प्रसिद्ध उपाधि रह चुकी है। इसके बाद में कहते हैं एक छोटा सा राजा हो रहा है, इस वंश का सबसे वीर प्रतापी शासक कहलाते हैं। नाम था मुबारक शाह। क्या नाम है? मुबारक शाह। 1421 से 1434। इनके बारे में चर्चा करते हैं। कहते इस वंश का सबसे वीर प्रतापी राजा रह चुका है, और इन्होंने यमुना नदी के किनारे एक नगर बसाया था। कौन सा? मुबारकाबाद। इन्होंने अपने नाम से यमुना नदी के किनारे एक नगर बसाया था, जिसका नाम क्या था? मुबारकाबाद। अपने नाम से बसाया है तो दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए। मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था मुबारक शाह ने। किसने बसाया था? मुबारक शाह ने। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करते हैं। इनके एक दरबारी कवि थे अहमद सर हिंदी। अहमद सर हिंदी। इन्होंने कहते हैं इनके दरबार में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, तारीख-ए-मुबारक शाही। एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है, तारीख-ए-मुबारक शाही। मैंने कहा था 5 लाइनें आएंगी, 5 लाइनें कंप्लीट होती है। इसके बाद में जितने उत्तराधिकारी आएंगे वो सारे अयोग्य हैं। अगर कहते हैं ना योग्य अगर उत्तराधिकारी होती है तो इतिहास में भाई साहब सिमट कर क्यों रह जाते हैं? 5 लाइनों में ये वंश खत्म क्यों हो जाता? इसमें कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो कुछ अलग बनकर आते हैं, कुछ ना कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो अलग बनकर आते हैं। तो ध्यान रखना, इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी बने मोहम्मद शाह। कौन बने? मोहम्मद शाह। टाइमिंग कब से? 1434 से 1445। कुछ नहीं, कहते इन्होंने बहलोद लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा। इन्होंने बहलोद लोदी को अपना पुत्र कहकर पुकारा था। ये आए, टाइम पास किया और वापस चले गए थे। उसके बाद में कहते हैं इनके उत्तराधिकारी है अलाउद्दीन आलम शाह। कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। और इनका टाइमिंग है 1445 से 51। कहते हैं इनको मुझे लगता है जबरदस्ती राजा बनाया गया। इस बेचारे ये तो मौका ढूंढ रहा था, कब मुझे मौका मिले और मैं कब इस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाऊं, कब मुझे मौका मिले और कब मैं इस क्षेत्र को छोड़कर भाग जाऊं। कहते हैं एक दिन इनके वजीर थे हमीर खान। कौन थे? हमीर खान। उनसे इनका झगड़ा हुआ और कहते हैं वो ये इतनी जल्दबाजी में थे कि ये यहां से इनसे नाराज होकर चले गए। बोला मुझे कोई बुलाने आएगा तभी मैं वापस आऊंगा। इनको कोई बुलाने नहीं गया, ये कभी जिंदगी में वापस आए भी नहीं। तो आपको सैयद वंश से मोस्टली इतने क्वेश्चन याद रखने हैं। इस वंश का अंतिम शासक कौन है, क्या है, क्या नहीं। इस वंश का संस्थापक कौन है? खिजर खान। तैमूर लंग का सेनापति था। कौन सी उपाधि? रैयत-ए-आला की उपाधि के नाम से प्रसिद्ध रहा है। उसके बाद में अगर पॉइंट की बात करें तो मुबारक शाह इस वंश का सबसे वीर प्रतापी राजा रह चुका है। कौन से नगर की स्थापना की? मुबारकाबाद नामक नगर बसाया था। और अहमद सर हिंदी ने इनके शासन काल में तारीख-ए-मुबारक शाही नामक प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी थी। उसके बाद का कोई उत्तराधिकारी आपके मोस्टली काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं।
तो चलो अब बात करते हैं सल्तनत काल के अंतिम शासकों की। 3 पढ़ने और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। अगला कौन सा वंश है? लोधी वंश। चलो इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इस वंश का संस्थापक कौन है? तो आपको याद रखना है बहलोल लोधी। इस वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कब से कब तक? 1451 से 1489। कहते हैं अलाउद्दीन आलम शाह की हटते इन्होंने लोधी वंश की नींव रखी और ये भारत का प्रथम अफगान वंश है। पहले जितने आए वो सारे तुर्क है और ये अफगान है। क्या है? अफगान है। ये भारत का, ये पहला क्वेश्चन आता है, इस वंश का क्या है? संस्थापक। और ये भारत का प्रथम अफगान वंश है। ये भारत का प्रथम अफगान वंश। एक अफगान वंश आगे हो रहेगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में। अफगान वंश ये भारत का प्रथम अफगान वंश है। इस वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। अब कहते हैं इतने तुर्कों के बीच में एक कौन अफगानी राज कर रहा है, तो कहते हैं भाई साहब इन्होंने हर जगह संभल कर काम किया, नरम नीतियों का आगाज किया। इनकी सभा में कभी कोई इनके आगमन पर खड़ा नहीं होता था और ये अपने दरबार में कहते अपने सभापतियों के बराबर बैठा करता था कि तुम तो सब मेरे भाई हो। पता नहीं कौन सा गुस्से में अगर हत्या कर दे कि तुम सब मेरे भाई हो और मेरे आगमन पर तुम्हें खड़े होने की जरूरत है नहीं। और कहते हैं अपनी मंत्री परिषद को मंत्री परिषद ना कहकर मकसद ए अली कहा करते थे कि तुम तो मकसद हो, भगवान का उद्देश्य हो। तुम तो मकसद हो और भगवान का उद्देश्य हो, तुम नॉर्मल आदमी हो ही नहीं। कहते हर आदमी को मुसीबत के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और जब पता है चारों तरफ तुर्क है, हाथों में भाई साहब नंगी तलवारें लेकर बैठे हैं, पता नहीं कब गर्दन काट डालेंगे, तो उनको बहलाना, उनको फुसलाना, उनको खुश रखना ज्यादा जरूरी होता है। तो ये अपनी मंत्री परिषद को किस नाम से बुलाते थे? मकसद ए अली के नाम से। ठीक है। एक बार इनसे पूछा, बोला आपका संबंध किससे, किस शाखा से? इन्होंने कहा मेरा संबंध अफगानिस्तान के गिजलाई कबीले। कौन से कबीले? गिजलाई कबीले के शाहूखेल शाखा से मेरा संबंध रहा हुआ है। किस शाखा से? शाहूखेल, या इसे आप कह सकते हो शाहखेल। इन्होंने कहा मेरा संबंध है शाहूखेल शाखा से, शाहूखेल शाखा से मेरा संबंध रहा हुआ है। अब कहते हैं कई बार इनका वंश वगैरह पूछ लिया जाता है तो आपको सीधा सपाट एक एक पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से कहते हैं अच्छे पॉइंटों की स्वाति ने बढ़कर अच्छे से संभल कर चलाना है। और कहते हैं इन्होंने हिंदुस्तान में एक सिक्का चलाया था, बहलोल सिक्का, जो कौन से धातु का था? बहलोल सिक्का। कौन सा सिक्का चलाया? बहलोल। इन्होंने कहते हैं बहलोल नामक सिक्का चलाया था जो सोने का था। किसका था? सोने का। और ये अकबर के समय तक विनिमय का साधन रहा था। मतलब इतना उच्च क्वालिटी का चलाया कि अकबर के शासनकाल तक ये सिक्का बराबरी से चलता रहा। इसे पहले चाहे बाबर आया हो, हुमायूं आया हो, शेरशाह सूरी आया हो, किसी ने भी इस सिक्के पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। कहते अकबर के समय तक विनिमय का साधन रहा था और बहलोल नामक सिक्का इन्होंने चलाया था। कहते हैं एक राइटर है अब्दुल्ला, उन्होंने कहते हैं रचना में लिखा कि इन्होंने अफगानियों को पत्र लिखा, पत्र लिखकर कहा कि बोला मैंने यहां बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना कर ली, तुम यहां आ जाओ। सारे अफगानियों को आमंत्रित किया, बोला तुम यहां आ जाओ तो अपनी गरीबी से आजाद हो जाओ। मैंने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की, मैं तुम्हें वचन देता हूं मैं तुम्हें अच्छी सुरक्षा की दृष्टि से अच्छे से रखूंगा, तुम सारे के सारे यहां आ जाओ। और कहते हैं टिड्डियों के झुंड की बात थी, जितने अफगानी के प्रमुख नेता थे अफगानी थे, वो कहते हैं हिंदुस्तान की तरफ आने को मजबूर हुए। और 17 जुलाई 1489 को लू लगने के कारण आपके बहलोल लोधी हैं वो मौत की नींद सो गए। और इस वंश का दूसरा सबसे प्रमुख शासकों की बात करें तो दूसरा सबसे प्रमुख शासक था सिकंदर लोधी। कौन है? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी। और इनका टाइमिंग है 1489 से 1517। और कहते हैं इनका वास्तविक नाम था निजाम खां। इनका वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां। और माता का नाम था जेबंद बेगम। जेबंद बेगम ये सुनार जाति से थी। ये कौन है? माता। ये है माता जेबंद बेगम। और ये इनका क्या है? वास्तविक नाम। वास्तविक नाम था इनका। अब कहते हैं इब्राहिम लोधी के सिकंदर लोधी के नाम से शासक बने। इन्होंने कहा मैं ऐसे किसी नाम से राजा बनूंगा जिसमें मेरी प्रकाष्ठा, जिसमें मेरा उद्देश्य, जिसमें मेरा ख्याल, जिसमें मेरे विचार
भाई साहब सिकंदर महान की तरह, और इन्होंने अपना नाम रखा सिकंदर लोधी। कहते हैं इन्होंने कहा अपनी नीतियों को कट्टर बनाया। इनके आगमन पर कहते हैं मंत्रिपरिषद खड़ी नहीं होती थी, क्योंकि पिता के कुछ कर्मकांड ऐसे थे। कहते हैं इन्होंने स्ट्रिक्ट अपनाया और भाई साहब अपने आगमन पर आपके मंत्रिपरिषद को खड़े होने को मजबूर किया, उनके लिए स्ट्रिक्ट नियम बनाए। ये भाई साहब इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, इतने ज्यादा अनुशासित थे, ये कहते थे अगर मैं किसी अपने दरबारी को कहूं और एक गुलाम को पालकी में बिठा दूं तो कहते हैं मेरे दरबारी उस गुलाम को पालकी में बिठाकर पूरे दिल्ली में चक्कर निकलवा सकते हैं। नीति बड़ी कट्टर थी। अब एक हिंदू माता की संतान थी, स्वयं को कट्टर मुसलमान कैसे साबित करे, क्योंकि इसका विरोध हो रहा है क्योंकि माता हिंदू है। तो कहते हैं इन्होंने सबसे पहले हिंदू मूर्तियों को तोड़ा, इन्होंने सबसे पहले हिंदू मूर्तियों को तोड़ा, और कहा जाता है हिंदू मंदिरों को तोड़कर कसाईयों को मांस तोलने हेतु दे दिया। आज तक किसी शासक ने ये नहीं किया, कसाईयों को मांस तोलने हेतु दे दिया अपनी कट्टरता को साबित करने के लिए। एक ब्राह्मण ने कहा, कहते हैं एक ब्राह्मण था, उसने इसके दरबार में खुलेआम कहा, बोले किस धर्म की बात करते हो, आपका और मेरा धर्म एक ही माना जाता है, खून में एक जैसा है, आप हमारे धर्म से कहीं ना कहीं निकले हो, आपकी माता हिंदू रह चुके। तो कहते हैं उस ब्राह्मण पर इसने तेल डलवाया और कहते हैं उस ब्राह्मण को जिंदा जलवा डाला। अब कहते हैं इसके सामने बोलने वाला कोई बच्चा नहीं, इसके दरबार में आने पर खड़े होना जरूरी होता है। अंगरक्षक बड़े खतरनाक रखा करता था, न खड़ा बोले गर्दन काट डालना। अब कहते हैं कौन गर्दन कटवाएगा, सबके सब खड़े होने का प्रयास करेंगे। और कहते हैं इनके आगमन पर इनके दरबारी खड़े हुआ करते थे। अब कहते हैं इन्होंने राजपूतों को नियंत्रित करने के लिए 1504 में हिंदुस्तान का एक फेमस नगर कौन सा, आगरा बसाया, और 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया। 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया, क्योंकि इस समय राजपूत कंट्रोलेबल नहीं, राजपूत अपनी शक्तियों का विस्तार कर रहे हैं और ये चाहता था कि मैं राजपूतों को कैसे कंट्रोल करूं। तो इसने राजपूतों को कंट्रोल करने के लिए क्या, आपके 1504 में आगरा नामक नगर बसाया और 1506 में उसे अपनी राजधानी बना डाला। 1506 में उसे अपनी राजधानी बनाया। और कहते हैं इसने मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन सी मस्जिद, आपकी दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया, दिल्ली में मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया, फेमस है, आगरा नामक नगर बसा, मोठ मस्जिद का निर्माण करवाया। और इन्होंने कुतुब मीनार का भी क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था। इन्होंने कुतुब मीनार का भी पुनर्निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण करवाया था। जर्जर हो जाती है इमारतें, उसका पुनर्निर्माण करवाया इन्होंने। अब कहते हैं जितना अच्छा लड़ने में है, जितना अच्छा राजनीतिक व्यवस्था सुधारने में है, उतना ही अच्छा कहा जाता है लिखने में था। एक बार क्वेश्चन आ गया कि भारत का वह कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। भारत का वह कौन सा सुल्तान था जो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करता था। तो आपको ध्यान रखना है कि गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करते थे, क्योंकि सिकंदर लोदी के नाम पर ये सेट नहीं करेगा। कहते गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखा करते थे, गुलरुखी के नाम से कविताओं का आगाज, एक संकलन लिखा करते थे। और कहते हैं जो तलवार अच्छी चलाता था, कलम से भाई साहब उन तूफानों को रोकने का प्रयास किया करता था। कहते इसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा, और ज्वालामुखी मंदिर से इसे कहते बहुत सारे हिंदू ग्रंथ मिले। इसने ज्वालामुखी मंदिरों को तोड़ा और उससे बहुत सारे हिंदू ग्रंथ मिले, और उन हिंदी ग्रंथों को इसने कहते हैं किसमें, आगे फारसी भाषा में लिखा है। किस भाषा में लिखा है, फारसी भाषा में लिखा है। जैसे इन्होंने आयुर्वेद का फारसी अनुवाद, आयुर्वेद का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, एक है संगीत का फारसी अनुवाद, संगीत का फारसी अनुवाद करवाया, ये कहलाता है लज ए सिकंदरी। क्या कहलाता है, लज ए सिकंदरी। और ये कहलाता है फरहंग ए सिकंदरी, फरहंग ए सिकंदरी। कहते हैं इन ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त इसने सभी जितने ग्रंथ हाथ लगे उनका फारसी अनुवाद करवाया। क्या करवाया, उनका फारसी अनुवाद करवाया। और कहते हैं उन फारसी अनुवाद को, जैसे मैं कहूं आयुर्वेद का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, फरहंग ए सिकंदरी, और मैं कह दूं संगीत का फारसी अनुवाद क्या कहलाता है, तो आप क्या कहोगे, लजे सिकंदरी। और इसने भूमि मापने का एक पैमाना गज ए सिकंदरी, गजे सिकंदरी दिया था, गजे सिकंदरी दिया था। आप कहोगे शेरशाह सूरी ने भी दिया है। किसने दिया है, शेरशाह सूरी ने, बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी ने दिया है। लेकिन शेरशाह सूरी ने दिया है उसकी, इसकी मापने की इकाई में फर्क है।
जैसे शेरशाह सूरी का था 32 इंच और इसके मापने की इकाई है 30 इंच। कितनी है? 30 इंच, 2 इंच का फर्क है। तो कहते हैं गज सिकंदरी नामक पैमाना एक और शासक द्वारा दिया गया है, जिसका नाम क्या है? आपके सिकंदर लोदी। अब कहते हैं सिकंदर लोदी ने और भी बहुत सारे काम किए। इसने हिंदुओं के मुंडन, ताजिया निकालना, महिलाओं के पीर दरगाह आदि पर जाना, उनको अगरबत्ती जलाना, दीपक जलाना, उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने ये प्रयास किया कि कहीं ना कहीं जनता का नैतिक उत्थान करे। ताजे वगैरह वो कहते हैं इसने तलवारों से काट डाला और कहते हैं भाई साहब भारत में आपके ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा डाला। अब कहीं ना कहीं कट्टर मुसलमान बनने का प्रयास किया, कट्टरता दिखाने का प्रयास किया था। और 17 जुलाई 1517 को 17 जुलाई 21 नवंबर 1517 को गले की बीमारी के कारण, किसके कारण? गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। मैंने कहा था बहुत छोटे हैं। बहुत ज्यादा छोटे। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या बढ़िया चीजें। लोदी, बेलो लोदी, सिकंदर लोदी। कहते हैं वास्तविक नाम निजाम खां, माता का नाम जयबंद बेगम, सुनार जाति से थी। किस जाति से थी? सुनार जाति से थी। हिंदू मूर्तियों को तोड़ा और मांस तोड़ने हेतु दे दिया। अगर किसी आ जाए कि हिंदुस्तान का एकमात्र वह शासक जिसने हिंदू मूर्तियों को तोड़ा और मुसलमानों को मांस तोड़ने हेतु दिया था, तो आपको सीधा सीधा उत्तर होना चाहिए क्या? सिकंदर लोदी। उसके बाद में इन्होंने 1504 में कौन सा नगर बसाया? आगरा। कौन सा नगर? आगरा। और 1506 में उसे अपनी क्या बनाया? राजधानी। इन्होंने दिल्ली में किसका निर्माण करवाया? मोट मस्जिद का निर्माण। और कुतुब मीनार का क्या करवाया? पुनः निर्माण। और गुलरुखी के नाम से क्या लिखा करते थे? कविताएं। क्या लिखा करते थे? कविताएं लिखा करते थे, सुंदर सुंदर पोएम लिखा करते थे। आयुर्वेद का कहते हैं इन्होंने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ा और ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ने के बाद में इन्हें कुछ ग्रंथ प्राप्त हुए, उनका फारसी अनुवाद करवाया था। जैसे मैं कहूं आयुर्वेद का फारसी अनुवाद क्या कहलाया? फरहंग सिकंदरी। और संगीत का फारसी अनुवाद क्या कहलाया? लजे सिकंदरी। उसके बाद में इन्होंने भूमि मापने का एक इकाई दी, क्या? गजे सिकंदरी। अब आप कहोगे शेरशाह सूरी ने भी वो लागू करवाया, तो शेरशाह सूरी की मापने की इकाई 32 इंच है और इनके मापने की इकाई कितनी है? 30 इंच है। कितनी इंच है? 30 इंच है। अब हम हिंदुस्तान के अंतिम सुल्तान के बारे में बात करेंगे और हिंदुस्तान के अंतिम सुल्तान है इब्राहिम लोदी। कहते हैं ना स्वयं के व्यक्ति शत्रु बन गए थे, तब कहीं जाकर हिंदुस्तान से सल्तनत काल समाप्त हो गया था। कहते हैं ये भारत का अंतिम सुल्तान था, अंतिम सुल्तान, अंतिम सुल्तान था। इनके बारे में चर्चा करते हैं। कहते भारत के अंतिम सुल्तान। कहते शासक बनने के साथ इन्होंने बहुत सारी गलतियां की, शासक बनने के साथ इन्होंने बहुत सारी गलतियां की और शासक बनते इन्होंने सबसे पहले युद्धों का ही आगाज कर दिया, प्रमुख युद्ध। और गलती से उन लोगों से टकराया जो युद्ध में महारत हासिल किए और राजपूताना के शेर थे। और इस समय राजपूताना पर राज कर रहा है महाराणा सांगा, मेवाड़ का धनी कहला रहा है और चित्तौड़ पर भाई साहब बब्बर शेर जैसा राज कर रहा है। चारों तरफ उसकी प्रकाष्ठा फैली बैठी है और गलती से उसी से टकराने का काम किया था पहली बार पहले युद्ध में। कहते कौन सा युद्ध गया था? खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातोली का युद्ध। बूंदी में है, 1517-18 में लड़ा गया था। 1517-18 में लड़ा गया था और खातोली का मैदान वर्तमान में कहां है? बूंदी। और इसमें शासक कौन थे? राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। अब कहते हैं लड़ना युद्ध के लिए, मरना युद्ध के लिए, स्वामी भक्ति, मातृभूमि की लाज बचाने के लिए इतिहास लिखा करते थे। उस राणा सांगा से टकराया था और गलती से कहते हैं मुख्य बल जाकर गिरा था, चप्पलें उठाकर भागा था। भागने तक का मौका आपके राणा सांगा ने ना दिया था। कहते जान बचाकर भागे थे और राणा सांगा की प्रकाष्ठा ने 4 चांद लगा गए थे। कहते भाई साहब जब घर में शेर एक बार हार कर आता है तो भेड़िया अपने आप को भाई साहब हिंदुस्तान का शेर समझने का प्रयास करता है। इसके चाचा आलम खान लोधी, पंजाब के शासक दौलत खान लोधी ने भाई साहब मेल मिलाप बढ़ाया था और भाई साहब बाबर को भारत आने का निमंत्रण दे डाला था। बोला हमारे यहाँ शासकों की औकात ना बची है, छोटे छोटे राजाओं से हार रहे हैं, तुम भारत पधारो, यहाँ पर इतना धन गड़ा पड़ा है जितना तुम सोच ना सकते हो। तुम आओ, आक्रमण करो, भारत को जीतो, इस क्षेत्र को में लूटपाट करो, वापस अपने देश लौट जाओ, हम भारत को आधे आधे टुकड़ों में बांट डालेंगे, तुम हिंदुस्तान तो पधारो। बाबर इस समय भटक रहा था,
बाबर इस समय भटक रहा था, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। भाई साहब खुद कहता था मेरी किस्मत की चाबी हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की तरफ भाई साहब मुगलों का इतिहास लिखने के लिए तत्पर हो रहा था। कहते बाबर के आगमन से पहले इब्राहिम लोदी ने सोचा कहीं ना कहीं राणा सांगा की क्या तुक्का लगा है, वो आदमी मुझसे ना जीत पाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी भाई साहब, इसीलिए राणा सांगा जीता है। कहते धौलपुर में बाड़ी के युद्ध में फिर से भाई साहब इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की सेना आमने सामने हुई थी। कहते फिर से धूल चाट कर इब्राहिम लोदी को भागने को मजबूर कर दिया गया था। कहते इब्राहिम लोदी स्वयं न आया था, उसके 2 सेनापतियों को मौत के घाट उतार दिया गया था और इब्राहिम लोदी की बच्ची कुची सेना धोती उठाकर भागने को मजबूर हो गई थी। कहते फिर से भाई साहब धौलपुर के मैदान में राजपूती शेरों की धाक जमी थी और हिंदुस्तान में नया नया शेर पधार रहा है। कहते नाम में बाग है बाबर। कौन है बाबर? वो हिंदुस्तान में कदम रख रहा है और कहते जब तक हिंदुस्तान को जीतना पाएगा, जब तक सुल्तानों को मौत की नींद ना सुलाएगा, जब तक सुल्तानों को मौत की नींद ना सुलाएगा। इतिहास बदला जा रहा है और भारत के अंतिम सुल्तान की मौत की तैयारी की जा रही है। और इतिहास में कौन सा युद्ध है? पानीपत का फर्स्ट युद्ध कब? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जा रहा है। 21 अप्रैल 1526 को लड़ा जा रहा है। और पानीपत का मैदान वर्तमान में कहां है? हरियाणा। और इसमें शामिल हो रहा है बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। कहते हैं भारत का एकमात्र सुल्तान, भारत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ था। कहते तब बाबर का तोपखाना गड़ जाता। भाई साहब आपके सुल्तानों के तीर कमान फीके पड़ गए थे। कहते तोपखाना इतना अच्छा सजाया गया था, तुर्कमापत्ती ने धाक जमाई थी, इब्राहिम लोदी लड़ते लड़ते रहा था लेकिन पीछे हटने को मजबूर ना हुआ था। बाबर लिखता है ये बहुत अच्छा सैनिक है, सेनापति नहीं है, बहुत अच्छा सैनिक है। कहते आखिरी समय तक लड़ता रहा था। एक मुसलमानी सैनिक को लड़ते हुए देखकर समझ में आ गया था। कहते गड़बड़ यहां हुई थी भाई साहब, इब्राहिम लोदी हार मानने को तैयार ना था और भाई साहब हिंदुस्तान के अंतिम सुल्तान को मौत के घाट उतारा गया था। आज तक सुल्तानों का इतिहास पढ़ा है, कोई भी सुल्तान युद्ध के क्षेत्र में ना मारा गया है। कहते ये ऐसा शासक था जो आपके हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो कहीं ना कहीं युद्ध के मैदान में मौत की नींद सोया था। सुल्तानों का इतिहास खत्म होता है, सल्तनत काल को समाप्त कर गया था और बाबर पानीपत के युद्ध के मैदान में, पानीपत के मैदान में कहते मुगलों की नींव रख कर चला गया था। और कहते भारत में सुल्तानों का सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। और भारत में सल्तनत काल कब समाप्त होता है? 1526 में। और मुगलों का शासनकाल कब? 1526 से चालू होता है। अब बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी हमने पढ़ा है, अब थोड़ा सा वापस इब्राहिम लोदी के बारे में देखते हैं। कहते हैं भारत में अंतिम सुल्तान कौन है? इब्राहिम लोदी। खातौली का युद्ध कब लड़ा? 1517-18। मैदान का है बूंदी। किस किस के मध्य? राणा सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। उसके बाद में जब बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के 3 युद्ध हो चुके हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध की जब बात करते हैं कब? 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। पानीपत का मैदान वर्तमान में कहां है? हरियाणा। कहां है? हरियाणा। और कहते हैं ये युद्ध किस किस के मध्य? बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतारा गया था और भारत का एकमात्र ऐसा सुल्तान जो युद्ध के मैदान में वीरगति को या वीरगति की नींद सोया था। कहते हैं इस समय सुल्तानों का सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। हिंदुस्तान में मुगलों की बादशाहत का इतिहास लिखा जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर हिंदुस्तान का बादशाह और सुल्तानों का इतिहास खत्म कर दिया गया था। आपने कभी देखा हो बाबर का भारत में 4 साल का इतिहास रहा 1526 से, क्योंकि जब तक इस व्यक्ति को नहीं हराएगा तब तक कोई फायदा नहीं। तो ये बात है, भारत पर राज करना है तो पहले वहां के सुल्तानों का शासनकाल समाप्त करना पड़ेगा। मैंने कहा था बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे से वंश, 10 या 15 मिनट लेते हैं ज्यादा। अब इनकी डीपली कहानियां क्या होती है राजस्थान इतिहास में पढ़ाई जाती है बड़ी खूबसूरत अंदाज में, कि कैसे लड़े थे, क्या है राणा सांगा कैसे लड़े थे, मेरा भाई के पति को खोया था, एक पिता लड़ा था, ये सारी चीजें उसमें पढ़ाई जाती है। इंडिया हिस्ट्री में बस इतना आता है कि कौन शासक लड़ा था, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, हम चर्चा उसी के ऊपर करते हैं। आगे इतिहास में क्या हुआ था, जो डीपली इतिहास है वो राजस्थान का है। हिंदुस्तान में आया है तोपखाने और तुलुकमा पत्ती लेकर, तो ये बात हिंदुस्तान में धाक जमाने आया था। उसने कहा था मेरी किस्मत की चाबी हिंदुस्तान में, मेरी किस्मत की चाबी हिंदुस्तान में, तो सच में हिंदुस्तान में ढूंढने आया। और कहता है बहुत अच्छा सैनिक था, सिकंदर लोदी की संतान है तो अच्छा तो होगा। कहते सिकंदर लोदी की संतान थी, बहुत अच्छा सैनिक था,
युद्ध के मैदान में लड़ते लड़ते मारा गया था। तो भाई साहब शहादत हासिल करने वाला एकमात्र था, शहीदों की कैटेगरी में शामिल करने वाला एकमात्र सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी था, बड़े बड़े सुल्तान आए, आज तक कोई युद्ध के मैदान में नहीं मरा। एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो युद्ध के क्षेत्र में मौत की नींद सोया है। और सल्तनत काल को समाप्त भी इतनी आसानी से नहीं करके गया था, पहले आंखें बंद की थी। जब तक जिंदा रहा था, हार नहीं माना था, तब तक हिंदुस्तान का सुल्तान वही था। मौत भी आने के बाद में हिंदुस्तान की सल्तनत को समाप्त करके गई थी। इससे बढ़िया इतिहास और क्या लिख कर जाएंगे। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।